कभी एलिफ बन जाएंगे, तो ये सब बन सकते हैं। आप ही जैसे लोग हैं जो इंडस्ट्री के अंदर मौजूद। तो आज बेसिक हमारा जो आपके डिस्कशन का मकसद है, कुछ आप भी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनेंगे। तो मुझे मना किया इंट्रोडक्शन का, ये तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, फ्रॉम पाकिस्तान फ्रीलांसर्स क्लब। आज का जो सेशन है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है और मैंने रिक्वेस्ट की थी इजहार साहब से और इफ्तिखार साहब से कि आप लोग आएँ और एफटेक के बच्चों के लिए कुछ स्टोरीज और कुछ मेंटरशिप जो है वो होनी चाहिए। सो स्टार्ट विद इजहार साहब। इजहार साहब जो है वो चेस के हेड ऑफ IT हैं और इफ्तिखार साहब जो है वो MNP के ग्रुप ऑफ हेड ऑफ IT हैं। और सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरेक्टिव होना चाहिए हमारी तरफ से और आपकी तरफ से, ठीक है? तो तालियां मेरे ख्याल में आप लगी। एक ऐसा नाम है शायद और कम लोगों को ना पता हो। दिस इज चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक ही स्टोर के अंदर मौजूद हैं। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, रिटेल की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो इसमें चैलेंजेस भी इतनी हैं, जितनी भी जो भी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें चैलेंजेस हैं और उसमें काम करने का बड़ा मज़ा आता है। तो हमें बीइंग IT हमें समझाया ही शायद ये जाता है कि IT जो है वो बहुत आसान काम है। तो हर चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है और हर चीज़ जो है वो कम टाइम में ज़्यादा जो है वो आउटपुट मिल सकता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इंडस्ट्री के भी, और डेफिनेटली जहाँ पर आप जिस फोरम पे बैठे हुए हैं या जिस यूनिवर्सिटी से निकले हैं वहाँ चीज़ें उस तरीके से बताई नहीं जाती जिस तरीके से एक इंडस्ट्री में एक रियल बैटल फील्ड में जो है वो काम होता है। तो ये फोरम्स जैसे प्रकाश साहब ने बताया कि ये फोरम्स हमारे ज़माने में नहीं होते थे, हमें ये चीज़ें मिलती नहीं थी। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है उसको आइडेंटिफाइड एटलीस्ट पाकिस्तान में कर लिया गया है। तो जितने लोग भी सीट पर इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, हम सबको ये चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना भी करीब आ सकें आप लोगों के और आप लोगों को रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम बता सकें, वो बताएं और फिर डेफिनेटली उसके सोल्यूशंस भी होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बगैर सोल्यूशन की नहीं होती। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये एक ऐसा सेशन हुआ जिसमें शायद उसामा कम सवाल करें, आप लोग ज़्यादा सवाल करें, क्योंकि हमारे जितने भी सेशंस होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उसमें आप लोग सिर्फ ऐसा लगता है अटेंडेंस पूरी करने के लिए, ठीक है? तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेवेंट टू द टॉपिक आप वो ज़रूर करें, और अगर कोई रिलेवेंट है तो उसामा से हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे आपको, आप हमें ईमेल करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। मेरे ख्याल से इफ्तिखार साहब आपको भी इसमें कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि, और ये इन्होंने जैसे बताया कि हमारी तो सैटरडे छुट्टी नहीं होती है, इफ्तिखार साहब की होती है छुट्टी, लेकिन ये उस ग्रुप के वो यानी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने आराम को छोड़ के आप लोग लिए आए क्योंकि हमें इस नेशन को रिटर्न बैक करना है, ठीक है? तो हम ये समझते हैं कि हम इसी तरीके से आप लोगों को सर्व करें, और आप लोगों की अगर कैरियर में अगर आप सही सिलेक्शन हो जाती है, कंपेयर ये कि आप लोग 2 साल 4 साल 5 साल इधर उधर घूमने के बजाय कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर लूँ, पता चला अंदर से आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपको ये हेल्प करने के लिए, आपको अपना आप एक्सप्लोर करने के लिए आई थिंक वो रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल आप थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहला सवाल हमारा ये कि जो इस तरीके के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है लाइक फैक्टर, तो ये बच्चे अपने स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करें वो पाकिस्तानी कंपनी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता ही हूँ कि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि इस टाइप के इंस्टीट्यूट या इस टाइप की अपॉर्चुनिटी जिस बिजनेस को मिलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है ना। जो यूनिवर्सिटीज या जो हमारा सिलेबस और जो मामला हैं वो सबके सामने है, वो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, हम सबके सामने है। देयरफॉर एक अपॉर्चुनिटी बनती है एपटेक जैसे इंस्टीट्यूट्स को का वजूद में आने की। वो गैप जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से कवर नहीं कर पाते, ये इंस्टीट्यूट आपको कवर कराते हैं, ये भी एक तरह की ब्लेसिंग है। तो वहाँ जहाँ एकेडमिया का जो सिलेबस है या उनके पूरा करिकुलम है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है इंडस्ट्री की नीड्स को, देयरफॉर एपटेक जैसे और इस टाइप के और बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे इदारे वजूद में आए हैं ताकि आप लोगों को जो कमी वहाँ है उसको गैप को कवर किया जाए। अच्छा, आप लोगों को जरूरत इस चीज़ की है डेफिनेटली, जब भी आप कोई कोर्स करते हैं सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि आपके करीब में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में कौन क्या कर रहा है। आप कोई बंदा कर रहा होता है HTML5 तो आप भी HTML5 करना शुरू कर देते। कराची से लेकर पेशावर तक एक लहर चलती है कि सबने जो है वो डॉक्टर बनना, तो सब डॉक्टर बन जाता है। तो अब IT का मामला है तो हर बंदा जो है वो IT करना चाह रहा है। अब IT में भी बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें वेब डिजाइनिंग है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है और बहुत सारे मामला था। आपको जरूरत इस चीज़ की है कि आप ये देखें कि आप अंदर से क्या है, आप बेस्ट फिट कहाँ हो सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग में बेस्ट फिट नहीं हो सकते तो आप HR में नहीं होंगे, अगर HR में नहीं हो सकते तो IT में होंगे। इसी तरीके से IT में भी मुख्तलिफ डिविजन्स हैं। अगर आप ये समझने के काबिल हो जाएं या हम आपको ये समझाने के काबिल हो जाएं कि इंडस्ट्री में आपका स्किल सेट, आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, आप एक अच्छी कोडर हो सकती हैं, आप एक अच्छी वेब डिजाइनर हो सकती हैं। बट यही कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी तमाम लोगों से स्किल सेट से मिलके एक चीज़, एक इदारा वजूद में आता है जिसको हम कंपनी कहते हैं। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ तो मैं IT नहीं कर सकता, मैं IT कर सकता हूँ तो मैं HR नहीं कर सकता। तो आपको अपना आप एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपकी अपनी फील्ड क्या है। आप सबकी देखा देखी, सब लोग वेब डिजाइनिंग में चले हैं, सब लोग ऑरिकल सीखना शुरू कर दें या सब लोग जो है वो किसी एक टूल के ऊपर चले हैं, वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। आप ये देखें आप अंदर से क्या है। अगर आप क्रिएटिव हैं, आप डिजाइनिंग में क्रिएटिव हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्रिएटिव हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री में उस मजमून में आपने एक्सीलेंस लेनी है। आप जो भी काम करें, अभी अगर आप में ACC प्रो चल रहा है शायद आप लोगों का, तो उसमें अभी आपको सब फ्लेवर दिए जा रहे हैं। हर सेमेस्टर को क्रॉस करने के बाद आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं, फिर बैक एंड डेवलपर बन जाते हैं, फिर और भी बनते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी ताकि आपको सिलेक्शन में बहुत मदद मिले कि आपको स्पेशलाइजेशन किसमें करनी है। लाइक ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक MBBS डॉक्टर है और एक ENT स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो आपने MBBS डॉक्टर तो बन जाना है इसको करके, लेकिन फिर आपने अपनी फील्ड चूज करनी है कि किस फील्ड में आपने जाना है, रिगार्डलेस कि वो मार्केट में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। आप अंदर से क्या है वो चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, थैंक यू सो मच पहले आप लोगों का कि आप लोग आए और आप लोगों ने टाइम दिया इफ्तिखार साहब आपका। एक सवाल और है कि जब हमने देखा कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स लाइक एपटेक वो कितनी अलाइन है बिजनेस प्रॉपर्टीज से? मैं भी अच्छा, इजहार की बातें सुन के ना मुझे बड़े अर्से पहले हमारे साल होते थे वो याद आ गए। सुना मैंने भी उनका नहीं कहा, तो ये कह रहे हैं। खैर मैं आपको ना छोटा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो, यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं है? नहीं है, ओके। जिनके पास है वो आज दोनों हमें ऐड कर लें तो हमारा पूरा कैरियर पाथ पता चल जाएगा। जी, हमने तकरीबन 22 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, तकरीबन 2 डिकेड्स। तो हम उस जर्नी पर नहीं बताएंगे जो सब कुछ मौजूद है, उस पर बात करते हैं जो बिल्कुल आपके दौर से जब स्टार्ट हुई। मेरा नाम इफ्तिखार आरिफ है और मैं इस वक्त अच्छा, MNP के बारे में कितने लोग जानते हैं?
MNP मुलर एंड फिप्स। सैमसंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओके, कोरियर कंपनी का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को है? मुझे हाथ में मुझे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सवाल जो मैं करूँगा उसके बाद बड़ा है, जिससे हम कनेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को है? डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? ओके, सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को है? ठीक है, तो सप्लाई चेन इट्स ऑल्सो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना वो डिस्ट्रीब्यूशन की चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। MNP पाकिस्तान जो है उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 1912 की पैदाइश है, तो आप उम्र का हिसाब लगा सकते हैं। तकरीबन 107-108 साल पुरानी कंपनी है पाकिस्तान की, लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। अगर किसी को पैसों का नंबर पता हो तो 200 बिलियन रुपीज़ का पाकिस्तान के तकरीबन सारे ही सेगमेंट्स, चाहे वो फार्मा हो चाहे कंज्यूमर हो, आप जो फार्मा की गोलियां खाते हैं उसका जो टॉप 20% शेयर है मार्केट का, वो MNP डिस्ट्रीब्यूट करता है। यूनिलीवर का नाम कितने लोगों को पता है? यूनिलीवर की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, सैमसंग के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोरियर कंपनी के अंदर मौजूद है। ये मैं ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मार्केट का कितना पता है। याद रखिएगा एक चीज, जो आप बनने जा रहे हैं उसके लिए मार्केट की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो पहली लैंग्वेज जो थी वो पास्कल, बेसिकली आई एम बाय प्रोफेशन, आई एम कंप्यूटर, और मैं बड़ा मजाक करता हूँ, एक्सीडेंटली हुआ था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मार्केटिंग का शौक था, एडमिशन हुआ नहीं IBA के अंदर, कुछ था नहीं, तो 97 बैच के अंदर हम गए सरस्वती यूनिवर्सिटी और वहाँ पे ले लिया। दाखिल हुआ था सिर्फ एक खानदान में इंजीनियर बनना था, लेकिन जब पास आउट हुआ तो उस वक्त पहली चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, जो सारी बात कर रहे थे, जो कैरियर में ले वो सीख नेटवर्किंग। शायद आप लोग से पहले साइबर कैफेज का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बहुत पहले की बात है, स्टार्टिंग एरा ऑफ 2005-4 का। पाकिस्तान के स्टार्टअप के जो इनिशियल कराची के कुछ साइबर कैफेज थे वो मेरे हाथ के बताए, तो शायद टोपोलॉजी आपने नहीं पढ़ी होगी जो हमने यूज़ की। डेटाबेस का सबको पता है, ऑरेकल का, SQL सर का। रेयर चांस है कि जी आपको बहुत ज़्यादा लोग OCP और MCDBA, ये दो बड़ी सर्टिफिकेशंस हैं जो पाकिस्तान के अंदर होती हैं। लकली वो मैं दोनों सर्टिफाइड, आई एम द रेयर इन टॉप 10-15 में जो उनके पास ये दोनों सर्टिफिकेशन, प्लस पाकिस्तान के जो लार्जेस्ट डेटा वेयर हाउसेज हैं उन पर काम करने का भी मौका मिला। थोड़ा अर्सा गुजरा, ये 2001 की बात करता हूँ, तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, तो PHP से अपना कैरियर स्टार्ट किया था पाकिस्तान के अंदर। वैसे मेरा ताल्लुक, मतलब स्टार्टिंग कैरियर जो था वो यूनिलीवर था, तो तकरीबन 5-6 साल यूनिलीवर में गुजारे, उसके बाद मुलर एंड फिप्स आ गया। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना यार, जो सवाल था, मैं दूसरे सवाल को टिक करने से पहले, आप लोगों में से कितने लोग इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वर्चुअली या फिजिकली? ठीक है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, कितने लोगों को ये पता है कि ब्लॉकचेन क्या है? तो सब लोग बता देंगे। लेकिन अगर मैं किसी से ये पूछूं कि अच्छा, वैसे हाथ बहुत कम होते हैं, ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि देखो आज जो हम बातें करने जा रहे हैं ना, वो एक कनेक्टिंग डॉट्स है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कोई भी लैंग्वेज या टूल उस वक्त काम आता है जब उसको ये पता हो कि कहाँ इस्तेमाल होना है। और अगर मार्केट में आपको ये नहीं पता कि मार्केट जा किस तरफ रही है, तो आज का डिस्कशन जो है वो शायद उस मायने में नहीं जाएगा। हम आपको ये बता सकते हैं अगर आप जावा पे काम कर रहे हो, कोई फ्रेमवर्क बता देंगे, लेकिन यूजुअली जब तक आपको ये अवेयरनेस क्रिएट, ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि लकली जब मैं IBA की तैयारी कर रहा था तो मुझे न्यूज़पेपर के साथ उस वक्त की जो कनेक्टिविटी थी वो आज 22 साल के बाद थी। उसकी वजह से आपको करंट ट्रेंड पता चलते हैं कि पाकिस्तान में क्या टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, कितने स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। क्योंकि आज तो ये पता है कि फूड पांडा क्या है, लेकिन फूड पांडा का आपको ये नहीं पता कि ओरिजिनल मॉडल क्या है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। सारे होंगे जो नहीं है वो भी शर्मा के नहीं उठा लोगे, वरना हर बंदे के अंदर एक एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली एडवाइस, कुछ भी टेक्निकली बात करने से पहले सबसे पहली एडवाइस ये है कि यार
दुनिया के बारे में अपनी अपडेट्स को लो। कौन सा स्टार्टअप, अच्छा शायद एक रैंडम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा। इस वक्त जो कहते हैं दुनिया की जो टॉप अमीर तरीन कंपनियां होती हैं, ऐसा ही है, उसमें से नंबर 1 कंपनी कौन सी है? यस, किसने आरामको कहा? कैसे पता आरामको है? गुड। दूसरे नंबर पे एप्पल, ठीक है, ये एक दैट्स अ फूड फॉर थॉट, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये नहीं है कि ऑयल की कीमत बढ़ने जा रही है और टेक्नोलॉजी की कीमत गिरने जा रही है, इसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर कि जी कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज कंसिस्टेंट नहीं रहती। इस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है उसे जरूर पढ़ो, कहीं ना कहीं वो जरूर काम आएगा। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा आपने तो मेरा सवाल ये था कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में आई है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है लाइक इन लोगों की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी कितनी अलाइन करती है? बिकॉज यू गाइस आर द मार्केट, सो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी है वो कितनी अलाइन है आप लोगों से? अच्छा जी, सवाल यह है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं एटैक के अंदर, उसकी डिजिटल स्ट्रैटेजीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कितनी अलाइन है, ठीक है। एक आंसर तो ये है कि ये आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सामना करने। स्ट्रैटेजीज बहुत बड़ा वर्ड है और मेरे ख्याल में अभी हम बहुत जल्दी ये कमेंट करेंगे कि स्ट्रैटेजीज अलाइन है, ये गैप है। जैसे कि मैंने अभी जो सवाल आपसे किए ना, ये स्ट्रैटेजीज के सवाल है। हम टूल्स पढ़ा रहे हैं, हम टेक्निक्स बता रहे हैं, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके एग्जीक्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और एक चीज वो कहते हैं कि मैं .NET एक्सपर्ट हूँ, मैंने PHP पे काम किया है, मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ओके, जरूरत है सवाल, तो स्ट्रैटेजीज पे ये, अच्छा ये काम इंस्टीट्यूट नहीं करता, ये काम आप लोगों ने खुद करना है। आपके पास कोई एक टूल पकड़े, सरदार भाई कह रहे थे कि एक टूल पकड़ के उसके ऊपर एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज की अलाइनमेंट है ना, वो ये है कि आप जो कोर्स पिक कर रहे हैं उससे पहले ये देखें कि उस कोर्स का सुन के नहीं। मैं आपको कुछ और बात बताऊंगा, मार्केट में क्या हो रहा है, बड़ी सिंपल सी चीज है, कौन सा स्टार्टअप कितना ऊपर जा रहा है, कितना किस चीज की चीज है। फॉर एग्जाम्पल आज कोरियर कंपनी की आप बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, ये सब चीजें ऊपर जा रही है, ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, वो उतना नहीं आता। किस इंडस्ट्री में आप जो चीज, जिस चीज पे भी आप काम कर रहे हो, आपका स्टार्टअप का माइंडसेट है और एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हो, डिजिटाइजेशन इज अ गेम, इज अ नेक्स्ट गेम, इज अ नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रही थी, हम जब थे उस वक्त भी हो रही थी, हमसे पहले भी हो रही थी, अब इसके नए नाम आ गए हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का फेज पे बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीजों में ऑटोमेशन आ गई है, बड़े बड़े ERP सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बहुत रूम है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि मार्केट में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। आप लोगों की कोर्स आउटलाइन भर्ती मैंने नहीं देखी, लेकिन चूंकि इस तरह के जो सेशन होते हैं तो आई बिलीव कि आप लोगों को डिजिटाइजेशन के बारे में काफी हद तक आप लोग क्लियर हैं। तो स्ट्रेटेजीज इज टू अर्ली, लेकिन उसको ये जरूर पता है मुझे कि जिन टूल्स एंड टेक्निक्स पे आप लोग काम कर रहे हो वो राइट टूल्स एंड टेक्निक्स। सर मेरी आपसे 2 दफ़ा इस चीज़ के ऊपर शायद बात हुई है कि इंटर्नशिप का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, इवन इफ दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग, बट इंटर्नशिप क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए ये राइट, ये सवाल वैसे आप लोग भी सुनने वाले हैं जो फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी। असल में हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया की का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा है कि हम अगर आज़ाद चाय वाले को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वो मिलीनियरों से पीछे बात ही है, जबकि शायद हम सब वही सुनना चाहते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी तमीज़ हुआ ताकि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो हम देखना चाहते हैं सिर्फ वो दिखाता है, ठीक है, और हम उसी झूठी दुनिया के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप
जो कंटेंट देखना शुरू करेंगे आपको वही कंटेंट दिखाना शुरू करेंगे। आप समझेंगे ये दुनिया बर्दाश्त इसी तरीके से खत्म हो गई। मैं दूसरी की बात सुन नहीं सकता, किसी दूसरे मजहब की, किसी दूसरी कौम की बात ही नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मुझे अपने साइलों के अंदर रहना पसंद है। क्योंकि मुझे पिछले 8 साल से 10 साल से सोशल मीडिया ट्रेन ही ऐसा कर, तो हमें सिर्फ वो अच्छा लगता है जो हमें अच्छा लगना, हमारे कानों को अच्छा लगे, सिर्फ हम वही समझ सकते हैं। हम आईटी में आ रहे हैं, आधार चाह रहा भाई मैं तो बस ये कर दूंगा ना, उसके बाद ये होगा। जो आपका क्वेश्चन है मैं उससे रिलेट करता हूँ कि देखें, तो जब आप एक किसी भी इदारे में जॉब करने के लिए जा रहे होते हैं या इंटर्नशिप के लिए जा रहे होते हैं, तो आजकल की जो डेफिनेशन इंटर्नशिप की है वो इंटायरली डिफरेंट है जो हम समझते हैं। आपको 4, 5, 6 घंटे वक्त गुजारी के लिए काम दे दिया जाता है सुपरवाइजर या मैनेजर की। अक्रॉस द इंडस्ट्री बात कर रहा हूँ, किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी डिवीजन में चले जाएं, एचआर में चले जाएं, अकाउंट में चले जाएं, सबका यही हाल है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंटर्नशिप करने वाले बच्चों को बैठ के उनकी तरबियत करते हैं। तालीम तो आप यूनिवर्सिटी से और सबसे लेके आज आप ये समझ रहे हैं कि पाइथन जो है वो मैं कर लूँगा तो दुनिया बस मैं तस्वीर कर लूँगा। आपके पास कोई श्योरिटी है कि 2 साल के बाद कोई और नई टेक्निक ले रहेगी जो पाइथन से ज़्यादा और फुल होगी, ठीक है। और बहुत सारे टूल्स आ सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना, जो इफ्तिखार भाई समझाना चाह रहे हैं आपको, मैं भी वही बात इनकी आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको मिसाल के तौर पर अगर प्रोग्रामिंग करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, आपने अपने कॉन्सेप्ट करना है। ऐप टेक का काम ये है और इनकी मजबूरी भी ये है कि वो आपको टूल को चलाना सिखा देता है। जब आप ऐप टेक से फारिग हो गए 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, या जब 21 सेमेस्टर से आप बाहर होते हैं, आप समझते हैं यार मैंने तो बस सब कुछ कर लिया। उसमें पाइथन चल रही है, 6 महीने बाद पाइथन बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई काम नहीं कर रही, फलानी एक नई लैंग्वेज आ गई, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपने उस पर जाना, अब आप उसको सीख नहीं करते। आप जब अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। इंटर्नशिप ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी यूँ है कि आपको ये पता चलता है कि ऑफिस में काम कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया में एक जो है वो टाटा कंपनी की, अंबानी की, तो ऐसे लोगों ने अपने बच्चों को लंबे सफर पे ले गए और उन्हें बीच में उतार के 100 रुपए दे दिए कि आप डेस्टिनेशन पर खुद पहुंचो। तो तालीम तो थी, तरबियत ये हो रही थी कि इस 100 रुपए में कैसे मैनेज करके मुझे उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तो बस से, रिक्शे से, साइकिल से वो बच्चा उस जगह पहुंचा तो उसको पता चला कि क्या होना है। फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ से खफा हूँ कि जो लोग बगैर मेहनत के पैसे अर्न करना शुरू कर देते हैं उनको एहसास नहीं है इंडस्ट्री में अपने बड़ों को किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, वो शायद हम भूलते चले जाए। 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट है पैराशूटर्स का, एक है ग्रासरूटर्स का। मैंने अपना करियर 5 रुपए से स्टार्ट किया, आप बिलीव नहीं करेंगे। मुझे अहमियत का अंदाजा है कि कैसे पहुंचा जाता है और आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मैं कैसे पहुँचा। तो मुझे इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है। एक फ्रीलांसर जो पहले 10 दिन 20 दिन में शायद $1000 कमा लेगा और फिर वो $2000-3000 में चला जाएगा, तो उससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि आपको इंटर्नशिप और कम से कम भी 1 साल आपको जॉब करनी चाहिए। जब तक आप जॉब नहीं करेंगे आपको इंडस्ट्री का मसला नहीं पता चलेगा, ठीक है। बाहर से बैठ के मैं आपको कितना भी बोल दूँ, जब तक आप अगर मैं आपको ये बोलूँ, मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब चीज़ों की, वो चीज़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है कि पता करना है कि बाइंग ट्रेंड क्या है कस्टमर्स का। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि किस बिजनेस को क्या ज़रूरत है? आपको तो आप सिर्फ ऑर्डर लेते हैं,
जो फ्रीलांसर्स हैं जो हैं या जो बनने जा रहे हैं, आपको बोला जाता है ये काम कर दो, आप वो काम कर देते हैं, आपको उससे कोई सरोकार नहीं होता कि इसका पीछे प्रॉब्लम क्या है। हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी खौफनाक सिचुएशन में जा रही है जहां हम बिजनेस को नहीं समझते, हम आईटी को समझते हैं बस। जिस दिन आप बिजनेस को समझेंगे और आईटी को मैप करेंगे बिजनेस पे, उस दिन मसला हल होगा। इस वक्त मैं पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, मैं मुस्तकिल ये देख रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर हाउसेस खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, नए सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि वो बिजनेस का जो सही जूस है वो देख ही नहीं पाते। बिजनेस बोलता है भाई ऐसे चल रहा है, आप बोलते हैं नहीं आईटी में तो ये हो ही नहीं सकता। आप सोचते हैं पाइथन के हिसाब से, आप सोचते हैं ऑरेकल के हिसाब से, ये रिपोर्ट तो बन ही नहीं सकती, ये चीज तो हो नहीं सकती। तो हमारा जो ट्रेंड जो हम चला रहे हैं आपस में, हम अगेन फिर उस साइलो में हैं जहां हम अपनी ऐनक से देखना चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो इस वक्त जब तक आप जाके इंडस्ट्री में किसी कंपनी में उसके प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे, आप प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं डेवलप कर सकेंगे। अगर आपको एक मोबाइल ऐप बनानी है, चाहे आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, चाहे आपको वेब बनाना है, चाहे आपको नेटवर्क्स में कोई काम करना है, तो आपको बस है आपकी अपने नेटवर्क की बाउंड्री है, आपको वो बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस कौन करवाएगा? आपको बिजनेस क्रॉस करवाएगा। वो बोलेगा भाई मेरे पास है ये बजट और मुझे चाहिए ये, तो अब आप मैप करोगे कैसे होना है। तो जो वो चीज़ सीखोगे कभी आप फ्रीलांसिंग में नहीं सीखोगे। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा। निज़ाम की बात बिल्कुल सही है, बिजनेस नॉलेज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब यूनिलीवर के अंदर इंटर्नशिप स्टार्ट की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो इस वक्त सुन नहीं रहे, जब आप 4 साल की इंजीनियरिंग करके बाहर निकलते हो तो आपके जो कॉलर होते हैं वो बड़े वाइट कॉलर होते हैं, बड़े स्टेबल होते हैं। मैंने जब फर्स्ट चीज़ जब यूनिलीवर किया तो पहला असाइनमेंट एज एन इंटर्न मुझे ये मिला कि यार आपने फाइलिंग करनी है, और उन्होंने मुझे 15 दिन सिर्फ फाइलिंग करवाई थी। और उनका काम यह था कि बहुत ही पुरानी अलमारी थी, इसमें पता नहीं सेल्स के रिकॉर्ड्स थे, वो मैं निकाल के उसकी इंडेक्सिंग करता। चौथे दिन मैंने सोचा मैंने इंजीनियरिंग क्यों की, इससे बेहतर था अगर मैं ना करता, या ये बंदे जो हैं ये बाइस्ड हैं, ये फला है, ये चूंकि ये है तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं कर रहा। तो 7वें 8वें दिन तक कोई चीज़, 15 दिन में उस बंदे से नफरत हो गई। आज मैं MNP के अंदर हमारा स्टार्ट कैलेज होता है वो इंटर्नशिप से होता है, और मैं हर बच्चे को फाइलिंग कराता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है उस फाइलिंग का? जब काम की बात में बता रहा हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस आती है। फाइलिंग एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो फाइलिंग एंड डायरीज मेंटेन करना, वो आपको डिसिप्लिन सिखा देती है। आप किसी भी बड़े जो जितने भी स्पीकर्स हैं जो आपने सुने होंगे, जैक मा को सुन लें, स्टीव जॉब्स को सुन रहे हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ, उन सबकी जिंदगी के आप पैटर्न देखें, वो ड्रॉप आउट थे, चीज़ें थी, कंसिस्टेंट थे, हार्ड वर्क करते, लेकिन सबके सब एक चीज़ कॉमन है, सब आपके सब डिसिप्लिन, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना और चीज़ों को मैनेज करना। एक टिप दे रहा हूँ इंटरव्यूज़ की, मैं जब सीरीज देखता हूँ तो मैं GPA नहीं देखता, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपी में इंस्टीट्यूट भी नहीं देखता, लेकिन ऐसा नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है इंटरव्यू के दौरान कि जब बंदा जाए तो खुदा के लिए जिस जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में ज़रूर पता करें। ये बेसिक स्ट्रैटेजी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चेजअप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिटेल क्या चीज़ है, ताकि सामने इंटरव्यू लेने वाला भी ये देखे कि यार इस बंदे में इंटरेस्ट स्पार्क है नहीं। जब आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेते हो, मैं सवाल करता अच्छा तुम्हें MNP के बारे में पता है? वो कहते हैं नहीं हमें तो नहीं पता, तो इंटरव्यू देने क्यों आए? मतलब पहला सवाल, मतलब अगर आउट राइट पे आपको, अगर आप सोचे मेरी जगह पे आपको, तो पहली बात करें मैं क्यों इंटरव्यू दूँ यार इस बंदे को, सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता और नौकरी मांगे। तो होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होमवर्क बेसिकली आपकी चीज़ों से सिखाया जाता है। जब आप यहाँ से पास आउट होकर निकल रहे हो तो आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, पहले जब CV कहीं भेजते हो तो पता होता है कहाँ भेजा है, उस कंपनी का नाम लिखा होता है। तो मैंने आपसे बात की लिंक्डइन के अकाउंट्स है, तो सबको पता होता है कि लिंक्डइन के अकाउंट्स की तरह। कितने लोगों को ये बात पता थी क्या जब हम दोनों हजरात आ रहे हैं यहाँ पे? अब आप है चलेगा नहीं पता थी, तो वैसे ये भी स्ट्रेटेजी है कि आपको पहले से स्पीकर्स के बारे में बताना चाहिए ताकि लोगों को ये पता हो कि होमवर्क करके रेलिवेंट सवाल कर सकते। यही क्वेश्चन, यही डायलेमा हमारे साथ है कि जब आप लोग इंडस्ट्री में आते हैं काइंडली आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ, ताकि एक टॉपिक ऑफ जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो।
होता क्या है, हम इंटर्न रख देते हैं टूल्स एंड टेक्निक की बेसिस पे, 2 महीने के बाद वो बच्चा बोर हो जाता है या डिलीवर कर देता है और वो नेक्स्ट शॉप की तलाश में चले जाता है। तो जिस साइकिल ये बात कर रहे थे ना, एक बड़ा खतरनाक साइकिल बन गया है। हम टैलेंट, फॉर मी, हम टैलेंट शायद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। जो स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है एपटेक की और बाकी स्टूडेंट्स के दरमियान, वो जो हार्मनी क्रिएट करनी है, वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है। टूल्स एंड टेक्निक्स पता है, हम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज लेके जाओ, ताकि वहाँ जाके आप वैल्यू ऐड कर सको। आप आते ही साथ, सॉरी मैं 1 मिनट दूंगा, एक बड़ी रेलेवेंट एग्जाम्पल है। पिछले दिन कॉन्फ्रेंस में था, एक बंदे ने दी थी, बड़ी पसंद आई। सारे मैट्रिक में पढ़कर आए हैं कि है, तो 14 नकात कायदे आज़म के 14 नकात का सुना है सबने? याद किसी को नहीं? ठीक है, सही है। अब मैं आपको 6 मास्टर की एक बड़ी बेसिक चीज बताता हूँ जो मुझे 22 साल बाद समझ में आया। अगर आई वुड हैव अ चॉइस नाउ कि मुझे करना क्या है, तो मैं आपसे सवाल पता क्या करूंगा, अगर आज आप कायदे आज़म होती तो 15वां नकात क्या होता, या 4थे नकात की क्या जरूरत? हम ये चीज नहीं बता, हम रट्टा लगवा रहे हैं, हम थिंकिंग प्रोसेस को बिल्ड नहीं कर रहे। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5वां नकात क्या होता, डेफिनेटली 50-70 साल की हमारी जर्नी होगी, 70 साल में 15 नकात बन जाता, आज होगा। लेकिन 14 पढ़े ही नहीं थे, रट्टा मारा था ना, पहले भी मारा था तो। लेकिन सोचने का तरीका यही चीज इंस्टीट्यूट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाइथन का सिंटैक्स स्ट्रक्चर पे फोकस ना करो यार, ना हो तो क्या हो, वो कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर हमारी जबान में। हमने डेटा स्ट्रक्चर पे काम किया है, आज कोई भी लैंग्वेज हो, पास्कल से स्टार्ट किया था, आज हम कोर पे बैठ के मैं किसी भी डेवलपर के साथ बैठ जाता हूँ, सिर्फ सिंटैक्स पे तो मसला है। लॉजिक तो सबकी जगह पे सेम है, लॉजिक बिल्ड करो। तो डिस्कनेक्ट है वो ये है कि हम 14 नकात याद करने पे लगे हुए, हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही कि अगर हमारे पास चॉइस तो क्या 15वां बन सकता है। तो ये अप्रोच सिर्फ जस्ट सिंपल एडवाइस, बाकी आप बताइए। ये हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है अशफाक साहब, इधर CIU EFU लाइफ, ठीक है, उन्होंने बड़ी मजे की बात की और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो की है ना बेसिकली वो है रिलेवेंसी। एक छोटा सा वर्ड है और इसमें पूरी कायनात बंद है। रिलेवेंसी अगर आप बना पा रहे हो तो आपके सारे रिश्ते भी कामयाब हैं, आपका पैसे भी आपके पास आएंगे, आपकी सारी नेमतें, आपका दीन। आप अगर किसी भी चीज़ के साथ रिलेवेंसी बना पाओ तो रिलेवेंसी उस वक्त बनती है जब आपको उसकी मीनिंग पता हो, ठीक है। जैसे हम सब बचपन से कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें आयतों का तर्जुमा नहीं पता। जब आयतों का तर्जुमा अगर हमें पता चलता तो हम लरस जाते हैं, यार ये बात हो गई। तो हम बेसिकली हमारा माइंडसेट है, हमें अरबी में पढ़ना है, उसका एक अलग सवाल है, लेकिन उर्दू में जो किताब उतारी गई मिसाल का, अगर उससे हम नेटिव लैंग्वेज में अपनी रिलेवेंसी बना पाए तो कितना बेहतर हो जाए। तो रिलेवेंसी जो है वो आपको, इफ्तिखार साहब भी ये बता रहे हैं कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो आप उसके लिए कितने रिलेवेंट हो। मेरा इंटरेस्ट हमेशा ये रहेगा आपको रिटेल की नॉलेज कितनी है, इनका हमेशा इंटरेस्ट ये रहेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन की, कुरियर की, फार्मा की, जो इनकी रिलेवेंसी, आप मुझसे कितने रिलेवेंट हो, इनसे कितने रिलेवेंट। जब आप इनके साथ बात करोगे तो आपकी रिलेवेंसी इनकी कंपनी के हिसाब से बननी चाहिए। या आप अपने ग्रुप में किसी से को भी मुतासिर करना चाहो तो जो चीज उसको पसंद होती है आप क्या करते हैं, आप उससे रिलेवेंसी बनाते हैं। या उस मेरे दोस्त को शायरी पसंद है, भले आपको शायरी पसंद हो या ना हो, आप बोलते हैं यार 2 शेर याद करके चले जाते ताकि उसको इम्प्रेस करे, आप रिलेवेंसी बनाते हैं। तो ये बड़ा एक की पॉइंट है। अगर आप लोग रिलेवेंसी बना पा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जरूर, लेकिन आप एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट शो करो। इफ्तिखार साहब से एक सवाल था कि कोविड जब से आया तब से कोई एक अगर आपके पास कोई मिसाल हो, वैसे तो आई नो कि आपके पास डेली बेसिस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बट कोविड ने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? अरे कोविड ने ना सबसे पहला जो इम्पैक्ट डाला, उसने हमें जगा दिया, ठीक है। उसने हमें ये बताना शुरू किया कि यार अब लाइफ चूंकि कम है, काम कैसे करना है। पहले हम बड़े केयर फ्री इन्वायरमेंट में काम करते हैं, अब वो केयर फ्री इन्वायरमेंट जो है ना बड़ी प्रिकॉशनरी इन्वायरमेंट में आ गई है। आज भी मैं देख रहा हूँ लोग मास्क लगा के बैठे हैं, आज से 2 साल पहले कहते जी ये तो मसला ही नहीं था, लेकिन आज ना ये बुरा लग रहे हैं क्योंकि मास्क, आज कोविड खत्म हो गया, वैक्सीनेटेड, लेकिन लगा है।
मैं थोड़ा सा इस तरह बताऊँ कि अगर पहले मैं बताता हूँ कि जो क्या अचीवमेंट की है, हमने बीइंग एज अ कंपनी जिस वक्त कोविड स्टार्ट हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैं लाहौर में था एक मीटिंग के दौरान, और कोविड चाइना में पहले स्टार्ट हुआ था और 23 मार्च या 24 मार्च को पाकिस्तान के अंदर उस पर चीज़ स्टार्ट हुई थी, और 28 तारीख को 27 तारीख को फ्लाइट्स बंद हुई थी। तो आई वॉज द लास्ट वन, लाहौर की फ्लाइट थी, हम आ रहे थे, और मुझे था कि अगर यहाँ बंद हुई तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता था कि फिर लाहौर से कराची नहीं आ सकते। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये फील हुआ कि यार मतलब सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, वापस ही नहीं जा सकते, सारी चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ था, पैसा भी है, टिकट्स भी अवेलेबल है, जहाज नहीं उड़ना। तो उस वक्त हमें ये लगा कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जो सब कुछ होने के बाद भी अगर कुछ ना कर सके तो क्या करना चाहिए। तो बेसिक पहला काम यह है कि कनेक्ट कैसे करें, ठीक है जी। तो हमने एक इनिशिएटिव ये लिया कि क्योंकि हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक मकसद होता है कि मार्केट से जाके ऑर्डर्स लेकर आना और उन्हें गुड्स प्रोवाइड करना। तो बेसिक एसेंशियल आइटम जो है वो है मेडिसिन, और मेडिसिन ही हमारा सबसे बड़ा कोर बिजनेस है। तो हमने देखा कि यार अगर, और हमें ये अंदाज़ा हो गया कि यार ये इंसान को इंसान से दूर कर देगा। तो मेडिसिन अगर आप तक नहीं पहुंच सकती, ऑर्डर ही जनरेट होगा तो डिलीवर कैसे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मेडिसिन उस वक्त बड़ी एसेंशियल थी। तो हमने पहले एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की, मोबाइल एप्लीकेशन, जो B2B की एप्लीकेशन थी। हमारे लड़के दुकान पे जाके ऑर्डर लिया करते थे, हम ऑनलाइन सिस्टम पर, हमको 2013 से ऑनलाइन है, लोग आज जीएसएस की बात करते हैं, हमने 2013 में पाकिस्तान का पहला प्राइवेट क्लाउड बना के लॉन्च कर दिया था। वो एप्लीकेशन का फायदा ये हुआ, अच्छा हमारे जहनों में सिर्फ एक चीज थी, लोगों को बचाओ और सर्व करो। MNP की हिस्ट्री में एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि हमने वैसे फार्मा की एग्जाम्पल दी हुआ तो बड़ी रेलिवेंट है, बाकी तो आप यानी मोबाइल नहीं बिकेगा तो क्या फर्क पड़ता है, हालांकि सारी इंडस्ट्रीज मूव में सबको टच करेंगे। फार्मा में पाकिस्तान के अंदर जो जल्जला आया, ठीक है, सबात के अंदर जब बहुत बड़ा लॉकडाउन चला, तो उस वक्त भी MNP की गाड़ियाँ 4-4 बजे खड़ी होती थी, और उसका बेसिक मकसद ये होता है कि जैसे ही कर्फ्यू हटेगा तो हमारी गाड़ियाँ पहले होती थी। जब बहुत सैलाब आए तो हमारी गाड़ियों को हमने दवाइयों को पहुँचाया। और ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ MNP नहीं, बाकी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट जाता है। अगर किसी जगह पे आपको दुकान पे मेडिसिन नजर आती है ना, तो फॉर ग्रांटेड ना लें, उसके पीछे एक एफर्ट होती है, और वो एफर्ट उस वक्त याद आती है जब आप कोविड का शिकार हो और एक पैराडॉल लेने के लिए आपके घर में दूसरा बंदा ना, और आप फोन करके किससे मंगवाएं, और जो बंदा लाके देगा वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। लोगों ने दरवाजों के बाहर लाके रख देते थे, जैसे मतलब ये भी हमने देखा है आपके आंखों से। उस वक्त हमें एहसास हुआ कि जी इस कोविड ने एक गेम चेंज कर दिया, कनेक्टिविटी सबसे पहले इंश्योर कर दी। अच्छा, जहाँ ये चीज़ हुई वहाँ पे एक हमेशा ही होता है कि अच्छे ख्यालात जो होते हैं ना, वो बंदा जब सुकून में होता है तब आते हैं। तो एक बूम हमने देखा कि यार जब फिजिकल कनेक्टिविटी बंद होगी तो वर्चुअल कनेक्टिविटी स्टार्ट होना शुरू होगा। और इस पैंडेमिक ने सबसे बड़ा जो एक हेल्पिंग हैंड लोगों को ये दिया कि जो जो काम करता था वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे चला गया। जितने मोबाइल फोन इस ड्यूरेशन में बिके हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। जितने ऑनलाइन कपड़े बिके हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स से खाड़ी वगैरह सारे के सारे ब्रांड्स के ये एक शिफ्ट ओवर है। अच्छा, होता क्या है दुनिया के अंदर ये शिफ्ट ओवर की एग्जाम्पल इस तरह है। कोरिया इज 96% ऑटोमेशन। कोरिया में जो टॉयलेट पेपर्स है वो भी ऑनलाइन ही मंगवाए जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। जापान में टाइम नहीं है, तो वो 100% के करीब करीब ऑटोमेट के ऊपर है, जहाँ पे ऑनलाइन चीज़ों पे काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक सेटबैक कह लें, एक कल्चर कह लें कि जब पैंडेमिक खत्म हुआ पहला वेव, लोग बाहर आ गए, दूसरा वेव आया, फिर जब वो खत्म हुआ दोबारा बाहर आ गए, अब हम कम्प्लीटली बाहर हैं, अब वो उतनी एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर कि अगर कोई बंदा फ्रीलांस करता है, स्टार्टअप जाता है, तो उसका सबसे आने वालों का मकसद ये है कि यार हमें क्या चीज़ कनेक्ट करेगी। आप कपड़े की इसमें आते हो, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर फूड पे आते हो। लोगों ने कभी हम जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि यार सब्जी घर पर आएगी, ठीक है, खाना तो चलो कोई आप लोगों ने सोचे, हम तो वो भी नहीं सोचते थे। हमारे लिए बड़ी हैसल थी कि जाना है और लाना है, ठीक है। आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होना शुरू हुई। शायद पैंडेमिक का नाम चेंज हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये पैंडेमिक है, और इस चीज को हमें मटेरियलाइज करना है। अब एक चीज जो है, आखिरी एडवाइस है, मुझे पता टाइम कम है, एक कॉन्सेप्ट है कॉपी करना, ठीक है। अगेन 14 का रट्टा मार लो,
इसने एक स्टार्टअप बनाया हुआ है जो कि कपड़ा बेचता है, मैं भी एक वेबसाइट बनाता हूँ जो कपड़ा बेच देगी या खिलौने बेच देगी या कपड़ा कुछ और बेच देगी। ये रीइन्वेंट द थीम। ये जो व्हील है ना आपका, ये आपको किस तरह बताएगा कि पहले मैं बहुत सारे स्टार्टअप से मिला, अभी लास्ट वीकेंड के ऊपर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद के अंदर। हर बंदे से अभी बात कह रहे हैं कि जो आइडियाज थे उसमें फंडिंग हो गई है, चीजें मिल गई हैं, वो मैच्योर हो गए, अब कुछ नया लाओ। अब मैंने जब ये एप्लीकेशन बनाई तो मुझे ग्लोबल वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, एक बहुत बड़ा अवार्ड कहलाता है, उसमें टॉप 20 दुनिया के लोग सिलेक्ट होते हैं। मेरी केस स्टडी सिलेक्ट हुई, मुझे सिलेक्ट करके बना दिया गया, हो गया। अब मैं उस चीज का डंडा नहीं पीट सकता, वो एक मैच्योर हो गई, क्योंकि मेरे जैसे सोल्यूशंस जो कि मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जैसे लोग उनको लेकर आ गए, किसी का जीयूआई बहुत स्ट्रांग है, किसी का एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, किसी का प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है, और जो आइडिया था मैच्योर हुआ, उस पर अवार्ड मिला और हम उसको अब मल्टीप्लाइज कर रहे हैं। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो भी आप चीज कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम अपनी इनोवेशंस पे लगाओ कि नीड क्या है। यकीन करें, आसपास से नजर दौड़ाएंगे ना तो बहुत वैक्यूम, सिर्फ कनेक्ट करना। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इजहार साहब आपसे, आप बता रहे थे कि जी पाइथन बच्चा सीख के निकलता है तो पता चलता है कि जी चीज़ें जो और अपग्रेड हो गई। सो आजकल की मार्केट की नीड के हिसाब से वो ऐसे क्या स्किल्स हैं जो, जैसे कि हम बताते हैं कि जी अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आप लोगों के पास 4 बेसिक स्किल्स ऐसे हैं जो होंगे तो आप कहीं से भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री के 4 या 2 स्किल्स ऐसे बताएं जो उनको इंडस्ट्री में आते ही लोग बोले कि जी आप इंटर्नशिप करो। ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। 2 स्किल्स बता, ये कर लो, बहुत कामयाब रहोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड दैट्स इट। याद रखो, आईटी का सबसे बड़ा फेलियर क्या है, मैं अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। मैं टेक्निकली इतना साउंड होता हूँ, मैंने बड़े बड़े प्रोग्रामर से बात करने की कोशिश की है, वो बेचारे मुझे लूप पे फंसा देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मिले, जितना टाइम मिले जाओ, रिहर्सल करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए अगेन कोई टूल, कोई टेक्निक नहीं है, बस ये देखो कि यार मुझे बेचना है, मैं कैसे बेच सकता हूँ। सॉरी आपको क्वेश्चन था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा किया आपने जवाब दे दिया। जी वो हाँ, सवाल पे आएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा जरूर। डिटेल बेसिकली देखिए, मैं कोई स्किल आपको नहीं बताऊंगा, आपने खुद ये देखना है अगेन कि इस वक्त मार्केट की जरूरत है। आप कोई भी कारोबार हमेशा नहीं करते, आपने चेंज होना। और सबसे बड़ा मुश्किल काम एक इंसान के लिए, यानी बनी नो इंसान के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है उसको चेंज होना। आपने अपने जहन में एक चीज़ बना ली कि मुझे ये काम करना है, तो आप हमेशा वही काम करने में ईज फील करो। चेंज कभी भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो आईफोन पे इसलिए नहीं आते कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो आईफोन पे आ जाता है वो एंड्रॉयड को नहीं समझ पा रहा होता है या उसका ब्रॉडअप ऐसा हुआ होता है, तो हम अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं पड़ते। तो कोई भी लैंग्वेज में बोल दूँ अभी पाइथन, तो शायद वो 6 महीने के लिए होगी। अगर मैं बात कर लूँ ऑरिकल, तो शायद उसकी जो वर्जन इस वक्त चल रहा है वो शायद अगले 2 सालों के लिए होगा, फिर वो पायलट होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल सही मिसाल दी, आपको ये समझना पड़ेगा। देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका ये जो सवाल है वो हल हो जाएगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल आबादी है वो कितनी है? 22 करोड़। इसका 63% कितना मिलता है? मोबाइल है आप लोगों का 63%। आप ये देखें कि आपकी जो यूथ है इस 22 करोड़ का 63%, ठीक है। यानी वो लोग जिनकी एज 15 से लेकर 29 के दरमियान, ठीक है, और वो लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो लोग बीगो की लाइव ऐप के ऊपर तफरीह करते हैं। कौन लोग? 63%, ठीक है। आपको रिलेवेंसी अगेन बनानी पड़ेगी कि आपने कामयाब होना है। हर शख्स कामयाब होना चाहता है, जिससे पूछेंगे सब कामयाब होना चाहता है।
लेकिन कामयाब आदमी से कोई खुश नहीं होता, और खास तौर पे वो जब वो रिश्तेदार तो मामला ये है कि आपने कामयाब होना है, मैंने भी कामयाब होना है। आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, लेकिन मैंने अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है और आपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज, ये है डिफरेंशिएशन, ये है जैकमा में और मुझ में फर्क, ठीक है। उसके बाद भी 24 घंटे हैं, वो कैसे मैनेज करता है। हम नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा करते हैं, हमारा जितना भी टाइम है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से किल करें हम इसको। हम प्रोडक्टिव काम कोई भी नहीं करते, बुक छोड़ के हमेशा फेसबुक में, मेरी भी आदत यही है। लेकिन मैंने क्या चेंज किया, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने अपना जो फ़ोन का जो पहला जो पेज है जिस पे एप्लीकेशन आती हैं, उस पे से फेसबुक का आइकन उठा के तीसरे पे डाल दिया और पहले पे लिंक्डइन डाल दिया। आप यकीन करें कि बड़ा चेंज आ गया मेरी लाइफ, बड़ा चेंज आ गया। मैं ज़्यादा अपडेटेड रहने लग गया, मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि मीम्स बनना और ये बनना और वो बनना, लिंक्डइन पे थोड़ी जो ऑडियंस है वो मैच्योर है। तो आपने ये देखना है कि अगर आपने इमर्जिंग, देखें मैं किसी एक चीज को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आज 2 घंटे बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, 2 साल के बाद भी। आपने देखना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है। अगर एक आम पाकिस्तानी बच्चा जो 15 से 29 साल के दरमियान है, अगर वो 2000 से $2500 कमाना शुरू कर देता है, तो सिर्फ कौम को ही $35 बिलियन की माहाना आमदनी शुरू हो सकती है। क्योंकि अगर मैं यूथ का 63% का भी अगर 10% निकालूं ना, मैं उनकी फिगर्स की बात करूं, तो आपने सीरियस होना है। अगर आप सीरियस नहीं तो आपके बड़ा वाला सीरियस हो, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो कोई एक लैंग्वेज नहीं है, कोई एक टूल नहीं है, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट यस आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट रखना है और उस पर काम करना है। आप अपने लिए भी काम कर सकते हैं, दूसरों के लिए। मैं एक चीज आपको इसमें ऐड करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि आपको सबसे ज्यादा थ्रेट किन लोगों से है? नहीं, वो थ्रेट डिफरेंट हो जाती है। आप कहते हैं कि IBA के लोग बाहर निकलेंगे, सर सैयद के, NID के, तो हमारे शहरों में ये चीज़ है कि ये जो यूनिवर्सिटी के 4 साल के लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे जो एक डिप्लोमा हो रहा है, वो थ्रेट्स होती है 4 साल बढ़ते डिप्लोमा। मैं आपको बताऊँ, ये परसेप्शन गलत हो गया। आपकी सबसे बड़ा कंपटीशन जो क्रिएट हो रहा है वो स्कूलों में होता है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी अपनी बेटी, जिसका कंप्यूटर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, शी इज़ वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग, इज 14 ईयर्स, और जब पैंडेमिक हुआ तो मैंने उससे रखी कि बोर्ड के अंदर एक कोडिंग स्किल्स था। अब वो कोडिंग स्किल्स के 3rd लेवल के ऊपर जा चुकी, ठीक है जी। जो स्कूल्स में मैं देख रहा हूँ बच्चों को, वो 8th क्लास के अंदर उनको सारे टेक्निक, जो लेटेस्ट टेक्निक्स है पाइथन की और चीज़ों की, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। मतलब अभी पिछले दिनों किसी ने एक सवाल किया कि यार ये जो वेब 3.0 क्या है। एक हमारे कोई मिनिस्टर थे, उन्होंने जाके, मुझे पता कौन मिनिस्टर थे, उन्होंने जाके सवाल किया वेब 3.0 क्या है। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगेन दोबारा, कितने लोगों को वेब 3.0 का पता? ठीक है, अगर हाथ ज़्यादा नहीं उठे तो इसका मतलब हम कहाँ हैं। लेकिन 2-3 हाथ उठे जिनको नहीं पता, वो भी होंगे। मैं डिटेल बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये फोरम नहीं है कि हम वेब 3.0 को डिस्कस करें, लेकिन ये डिस्कनेक्ट। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मेरी बेटी कोई बात पता नहीं है, मेरी बेटी की, मतलब जिस सर्कल में वो काम ढूंढ रही है, जिसका कंप्यूटर का सर्कल है, उसमें वेब 3.0 के ऊपर उसे बेसिक आइडिया है, क्लास में O लेवल्स करते हैं के अंदर। तो आपका सबसे बड़ा थ्रेट तैयार हो रहा है, इट्स यू। टूल्स टेक्निक के चक्कर में पढ़ते हो या एक नेक्स्ट लेवल की बात करोगे। अगेन बॉलिंग करना सबको आती है, स्विंग कितना कर सकता है, रिवर्स स्विंग कौन मार सकता है। अब इसकी बातें करें, अब ये बातें नहीं रही कि C++, जावा, पाइथन। अब बात आपका कॉम्पिटिशन पीछे से बहुत तेजी से आ रहा है। हमारे साथ भी रोजाना मसला होता है कि हम अपडेटेड ना हो तो हम किसी सर्कल में नहीं बैठ सकते। तो आप लोगों को सिर्फ एडवाइस ये है, अपने आप को अपडेट रखो, टूल्स टेक्निक, और सबसे बड़ी ये चीज याद रखो जहन में कि आप निकलोगे 6 महीने बाद, वो निकलेंगे 3 साल बाद, लेकिन उनका 3.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो उनको आज सब कुछ पता है। बच्चों को वो 8, 9 O लेवल्स का आ रहे हैं। इवन मैं एग्जाम्पल से मेरे लास्ट इंटरेक्शन हुआ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, ये लास्ट वीकेंड के ऊपर,
उनसे एक बहुत पुराना सवाल था हमारा, और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर 4 साल की इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा। मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि लोगों को इस वक्त पास आउट हो रहे हैं और खप रहे हैं, ठीक है, अच्छे पास आउट। लेकिन मसला ये है कि आपको 4 साल पूरा गुजारना है। अब 4 साल के अंदर 48 पेपर्स होते हैं, जिसमें से तकरीबन 29 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आते। वो 4 या 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फाइनल प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। फाइनल प्रोजेक्ट भी लोग घरों पे बैठ के कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से बैठ के कर रहे हैं। वो रियल एग्जाम्पल्स लाइफ में नहीं कर रहे। 2 चीज़ों पे इस वक्त इंडस्ट्री काम कर रही है। पहले पे तो नहीं हो सकता, एचएससी ने मना कर दिया और यानी बहुत सारे रीजन दे दिए कि 4 साल की इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल की रहेगी, 2 साल की नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा एक इंडस्ट्री में काम स्टार्ट हो गया है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के साथ, हम अकेडमी के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ बैचेस बनाए 10-10, 15-15 लोगों के, और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टाइम स्पेंड करें। उसका 2 एडवांटेज। एक एडवांटेज तो ये कि आपको रियल एग्जाम्पल मिलेगी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की। दूसरा, अगर वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में जान होती है तो बहुत सारी कंपनीज बात में इंटरेस्टेड रहेंगे कि वो बच्चों को ना सिर्फ ऑनबोर्ड करेंगे बल्कि प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आप लोगों के पास ये भी एग्जाम्पल मौजूद है, यकीनन यहाँ पे भी कोई फाइनल प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट होगा। आप उस प्रोजेक्ट को पहले तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करो, जितनी हमने डिस्कशन अभी की है, ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंसी बनाओ, अगर आपका वो रेलेवेंट प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक। फिर हम आते हैं कि अगर आप फर्स्ट करें किसी भी मल्टीनेशनल का पार्ट बन जाते हो, 6-7 लड़के, और वो प्रोडक्ट बाद में उसी कंपनी आपसे खरीद लेती है, तो आपका तो काम पूरा हो गया। ये फ्रीलांसर्स एंड स्टार्टअप इसी तरह बन जाएंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सिर्फ इस चीज़ को हमें कनेक्ट करना है। ये मत सोचिए कि आपको क्या लैंग्वेज आती है, ये सोचिए कि बिजनेस को कैसे। ठीक है ना? सर मेरा सवाल इफ्तिखार साहब से भी यही है कि स्टूडेंट और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको कैसे फिल किया जाए। बिकॉज हम ये सुनते हैं बच्चे यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि यार नौकरियाँ नहीं, आप लोग यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि भाई हमें तो कोई काम के बच्चे नहीं देंगे, सकरत नहीं करते। तो ये जो गैप है, इस गैप को कैसे फिल किया? देखिए, ये तो हमेशा से रहा है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं 4 साल, जो टॉप के लोग होते हैं, हर एक क्लास के अंदर कोई 4 या 5 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनकी पोजीशंस आ रही होती हैं, और वो पोजीशंस इसलिए आती है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं आगे पास ऑन होते हैं। ठीक है, जिन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती वो सवाल अपने आप से करते हैं। सिंपल, मतलब जो क्लास के अंदर जिनकी 3.5 डिग्री मेंटेन हो रही है और जो क्लास में तफरियाँ करके 2.2, 2.3 के ऊपर जा रहा है और वो कहता है जी नौकरी नहीं मिल रही, तो ये सवाल तो हमें क्लास से करना चाहिए ना कि जिसने 3 महीने या 6 महीने या 3 साल की जो डिग्री आपने ली है उसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई, तो मार्केट से क्या शिकायत है? डू वी रियली डिजर्व दिस थिंग? इसमें कोई मार्केट का दोष नहीं है ना, मार्केट में बैठे हुए वी आर हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल्स इन द मार्केट, और हम ये बात कहते हैं कि हमारा जो क्वालिटी स्टफ है वो बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा ब्लंट बात कर रहा हूँ, इसमें यहाँ से अगर मैं अभी 15 लोगों से कोडिंग का पेपर दे दूँ ना, तो उसमें से 70-80% फेल हो जाएंगे। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एपटेक का मसला, लेकिन जो 15 बंदे पास होंगे वो भी इसी क्लास से पास होंगे। तो ये हमें आपस में सोचना है कि हमें यूनिकनेस क्या क्रिएट करनी है। हमें आज सीरियस होना पड़ेगा। सिर्फ क्लास की अटेंडेंस लगा के सर्टिफिकेट लेके डिग्री लेकर आओगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट डायनेमिक्स अप एंड डाउन, हमें हर तरह से ये तैयार होना पड़ेगा कि जो पहली अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करो, डिस्पाइट कि वो आपके लेवल की है, क्योंकि लेवल आप डिटरमिन नहीं करते, लेवल इंडस्ट्री डिटरमिन करती है। हमारे जहनों में ये भी होता है कि बच्चे से मैंने सवाल पूछा सर इंजीनियरिंग करके आया हूँ, मैं इंटर्नशिप तो नहीं कर सकता। मतलब अब ये ईयर्स हो गए कि हम आपको डायरेक्ट जॉब पे रखें, एटीट्यूड ये जी इंटर्नशिप ऑफर है, जॉब आज मार्केट हाई राइज के बाद चले। लेकिन जिस तरह ये बात कर रहे थे कि इन्होंने अपने स्ट्रगलिंग फेज से हम पहुंचे यहाँ, जिस टर्म के साथ टाइम लगाया ना वो टाइम से आप उसका हाफ लगाओगे। लेकिन 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक सीरियसनेस शो करो भाई अपने साथ, दूसरा एटीट्यूड होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव। मैं अगर आप ही के सवाल में से लास्ट एक चीज थोड़ा सा मैं आपसे वो कि देखिए, सबसे बड़ी जो गलती जो आपका सवाल था, सबसे बड़ी गलती मेरी, सबसे बड़ी गलती इफ्तिखार साहब की। मैं ये समझता हूँ, सकता है ये लोग इसको एग्री ना करें, लेकिन मैंने अपनी लग्जरीज में आकर आप लोगों को देखना चाहिए, ये सबसे बड़ा
मैं एक ऐसी सीट पे बैठा हूँ जब मैं लाखों कमा रहा हूँ, और अब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप लोग कैसे अपनी सर्वाइवल करोगे, और आपको मैं क्यों ऐसे 4 पॉइंट बताऊं जो आप मेरी पोजीशन पे पहुंचे। ये हकीकत है, और इस हकीकत से, और दुनिया जो है इससे भरी पड़ी है कि हकीकत से लोग किनारे के चीज तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम दे रहा हूँ कि मेरा नाम सईद इज़हारुल है, और मैं अपनी लग्जरी से बाहर नहीं आना चाहता। मैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जानता हूँ जो मुझे बुलाते हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। और मुझ जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे नेशन को। देखिए, आप लोगों की तरफ से भी एक हाथ आएगा तो मेरा एक हाथ। Exactly. ये मेरा मसला ये है कि मैं हमेशा, और आप हमेशा ही बोलेंगे इज़हार साहब आप हाथ आगे बढ़ाएं, मैं बोलूँगा जनाब आप लोग आगे हाथ बढ़ाएं। लेकिन मसला ये है, मैंने जो रियलाइज़ किया है वो ये किया है कि मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही नहीं। हम जब इंडस्ट्री में जाके बैठ जाते हैं ना, तो फिर एजुकेशन सेक्टर की तरफ देखते नहीं। जो हमारा कंट्रीब्यूशन आप लोगों के साथ करना है वो हम सिर्फ अपने घरों में अपने बच्चों के साथ कर लेते हैं, बस दैट्स इट। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसी चीज़ को अगर आप इजाज़त दें मुझे, जी जी, कि इसी चीज़ को गैप को अभी मेरी उसामा से ही बात हो रही थी कि आप लोगों से ऐसे एक क्वेश्चन करूँ, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है ओवरऑल के, क्या आप एक ऐसा गैप फील करते हैं कि जहां आप ऐसे लोगों से वर्चुअली मुलाकात कर सकें, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके प्रोजेक्ट्स को सुन सकें, उनके साथ मीटअप्स कर सकें, उनके साथ अपने मसाइल डिस्कस कर सकें, अपनी कैरियर की प्लानिंग कर सकें? क्या आप कोई एक ऐसी सर्विस चाहते हैं? पहला सवाल। दूसरा, आप उसके लिए क्या पे ऑफ कर सकते हैं? कितने लोग ऐसी सर्विस समझते हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन आपको एक प्रोवाइड कर दी जाए, आपको एक वेबसाइट दे दी जाए जहां अपना लॉगिन करें, आपकी बुकिंग और रजिस्ट्रेशन हो, आप लॉगिन करें और आप इंडस्ट्री के मुख्तलिफ लोगों के लाइन से प्रोफाइल्स हैं, आप जिसको क्लिक करें वो अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट जैसे कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर इफ्तिखार साहब ने 50 प्रोजेक्ट किए, उनमें से वो अगर 5 भी शेयर करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत है, ठीक है। तो क्या ऐसी सर्विस आप लोग लेना पसंद करेंगे कि आप जो इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स बैठे हैं उनको सुने, उनसे मीटअप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक मीटअप प्लान कर सकें, उनके साथ अपने मसले मसाइल 1 to 1 बैठ के डिस्कस कर सकें? ऐसी कोई चीज़ की जरूरत फील करते हैं आप? कितने लोग करते हैं? हाँ बताएं। अच्छा, अब वो लोग हाथ बताएं जो इसके लिए फ्री चाहते हैं, फ्री हो, विदाउट रियलाइजिंग ये फ्री हो सकता है या नहीं हो सकता? कितने लोग ये रियलाइज करते हैं कि ये फ्री होना चाहिए, बाकी अगर वो खुद भी करें तो फ्री होना चाहिए? अच्छा, और कितने लोग ऐसे हैं जो पे करना चाहते हैं? और रैंडम जरा मुझे आवाज लगा के दिखाएंगे कितने पे कर सकते हैं मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन पे? और ठीक है, आप लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। जी जी, पहले ये बताइए है किससे? ये एक सेकंड, ये सवाल अच्छा, हम लोग आप दोनों से मेरा क्वेश्चन ये है, सब बात तो करते हैं कि इंटर्नशिप पे आए या अपॉर्चुनिटी हो, व्हाट अबाउट द रेफरेंस पे हायरिंग होती है और मेरिट वाले बच्चे को छोड़ दिया जाता है, आप इस पे क्या एलिब्रेट करेंगे, क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, क्वेश्चन ये है जो पीछे बैठे हैं, गाइस सवाल क्वेश्चन है ये वैसे क्वेश्चन जब हम आपकी सीट पे बैठे तो यही था कि यार नौकरी में रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन। इन्फ्लुएंस, यस। अगर 5 साल पहले आप कहते हैं तो मैं कहता कि इसका 90% रेफरेंस के बगैर ही जॉब है। जो 5 साल में चेंज आया वो चेंज क्या आया? एक चेंज तो ये आया कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ज़रूरत का पड़ती है। हम पूरे साल बकरे जो है ना वो इतने लेकर आते हैं जितने हम घर में खा सकते हैं, लेकिन हम कुर्बानी के दौर में बहुत ज़्यादा ले आते हैं क्योंकि कंजम्पशन पता होती है। कंजम्पशन के बेसिस के ऊपर हर बंदा कहता है कि जी ईसाई बन जाए और काम हो जाए। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भी बूम होता है। हमें ये बड़ा इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार अपॉर्चुनिटीज़ का ये मतलब नहीं है कि 10 में से 10 लोगों को मिल जाए।
अगर मार्केट में आज जो सिचुएशन है उसमें 10 में 10 लोगों को मिल सकती है, शायद रेफरेंस की भी जरूरत ना पड़े। आपका सीवी कितना स्ट्रांग है आज अगर मैं बात करूँ वो मैटर करता है। आप किस इंस्टीट्यूट से हैं, आपने क्या डिग्री ली हुई है, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि मैं स्टार्ट करता हूँ 9/11 की बात से। मैं 9/11 की जनरेशन का हूँ, मतलब मैं पास आउट हुआ 2000 में और 2001 के अंदर 9/11 का वाक़या हुआ। मेरे साथ का जो 96% बच्चा पाकिस्तान से भाग गया। मैं क्यों नहीं गया, एक वजह कुछ फैमिली चीज़ें थी, लेकिन साथ बड़ी वजह ये थी कि मैंने अपना कैरियर यूनिलीवर से ज्वाइन किया। तो ऑटोमेटिकली मैं जिस कंपनी ने मेरा हाथ पकड़ा वो इतनी बड़ी कंपनी थी मल्टीनेशनल की, मुझे भी जिंदगी में वापस बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं नहीं होता तो शायद मैं भी बाहर होता। तो 9/11 सब लोगों को पता है क्या हुआ था, इंडस्ट्री क्रैश कर गई। आईटी तो बहुत दूर की बात, पाकिस्तान इंडस्ट्री क्रैश कर गई। तो वहाँ पे फिर ये लोग सोचते थे यार हम IBA के बंदे को उठा लें, हम लम्स के बंदे को उठा लें, हम GIK के बंदे को उठा लें, क्योंकि 5 से जॉब नौकरी निकलती थी। आज सिचुएशन डिफरेंट है। आज रेफरेंस, मैंने पहला सवाल क्या किया, कितने लोग लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं? तो पहला रेफरेंस तो आपके पास मौजूद है लिंक्डइन। पहले मुझे अपने दोस्त को CV देना पड़ता था कि यार ये पास ऑन कर देना, वो अपने ईमेल ID से पास ऑन करता था। आज तो सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त है यार, आपने लिंक्डइन के ऊपर गए, वहाँ पे बंदे से कनेक्ट किया। मैं बहुत सारे सीनियर लोगों से लोकल नेशनल लेवल पे कनेक्टेड हूँ, आप मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। वो CV आता है हमारे पास, हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, हमारे जो सर्कल है इस वक्त मौजूद है, जो 20-25 CIOs कराची के मौजूद है, उनमें से 50 to 75% लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू। अंटिल अनलेस एक ऐसा CV के यार मुझे जरूरत ही नहीं ग्राफिक डिजाइनर का मेरे पास आ गया तो वो बिल्कुल बढ़ जाता है। लेकिन आज आपके पास रेफरेंस लिंक्डइन है, आप लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक और भी चीज जो इम्पोर्टेंट है, आप ये देखिए कि आपके CV पे जो क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं वो इस वक्त मार्केट में उसकी जरूरत है, ये खुद हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि जो हम लोग है ना, हमारा भी क्लाइंट है, अगर मेरे पास 50 CVs आते हैं और उसमें से अगर शूटिंग करने के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ 10 लोग कॉल करना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि 40 का बायस हूँ। उनके CVs में कुछ कमी है जो उन्होंने इम्प्रूव करनी है फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो आज तो रेफरेंस की जरूरत वो तो हमेशा ही पड़ेगी, लेकिन आज आपके पास बड़ा इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने का रेफरेंस मौजूद है। आज भी मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस पे ही हायर। ओके चलें, एक काम करता हूँ, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको जॉब ऑफर करता हूँ, इंटर्नशिप ऑफर करता हूँ राइट नाउ, ठीक है? आपने 15 दिन में साबित करना है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके कि आपने मेरे फैसले को सही याद रखा। इससे ज्यादा मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। मैंने आपका CV देखा, मैं माइंडसेट चेंज करना चाह रहा हूँ। ये इंडस्ट्री तालिब नहीं है, हमें स्टूडेंट्स के साथ भी देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स का गिवन जो बात है 2 वे थे। आपको इंटर्नशिप चाहिए, मैंने आप अपने आप को फिट इन करें। सर बात ये नहीं है कि आप मुझे अभी ऑफर कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं इस चीज़ का बेसिक रीज़न पूछूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त जॉब पे हूँ, आपने मुझे ऑफर करी इंटर्नशिप, उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, राइट? लेकिन जब बच्चा पास आउट होकर मार्केट में जाता है ना, यूनिवर्सिटी उसको सिखाती है, जितना वो सीखता है वो खुद जाके सीखता है। दैट्स द गैप, वो जो गैप है इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के बीच में, वो कौन सी चीज़ खत्म कर सकती है? इवन स्टूडेंट अनपेड इंटर्नशिप पे भी आने के लिए रेडी होता है, क्योंकि वो सीखना होता है। सीखने वाला होता है। आप अच्छा, आप ये मुझे बताएं कितने ड्रॉप आउट्स आपकी नॉलेज में है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं इंटर्नशिप तो आजकल हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने अप्लाई किया है, और ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए, मैं फिर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि CV कितना मैच्योर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर बंदे का CV कंसीडर नहीं होता, उसमें कोई शॉर्ट फॉर्म। सर मैं एक आपको सिनेरियो देती हूँ। देयर इज अ 10% कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आए हैं, उसमें से 5 बहुत अच्छे हैं, आपको CV भी अच्छी लगे, आपको स्किल्स भी अच्छे लगे, आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिले, लेकिन उनमें से 3 ऐसे जिसके आपके पास रेफरेंस है, आप जानते हो आपको मैं एज ऑर्गेनाइजेशन दे रही हूँ, that organization will hire these 3 people, not the हर जगह why this is
नहीं देखिए ये बड़ी एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल हो जाएगी, डिपेंड करता है। आईटी एक ऐसी चीज है, एक चीज इम्पोर्टेंट सुन यार, आईटी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बंदा पिच पे खड़ा होके परफॉर्मेंस शो करेगा तो स्टे करता है। ये कहीं नहीं है यार कि पहला रेफरेंस पे मैं, अगर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, इनका मेरे पास रेफरेंस है, मैं आज आ जाऊंगा, कितना दिन स्टे करूंगा, मतलब जो मुझे मतलब मैं कर ही नहीं सकता। आईटी के अंदर ये कहना नामुमकिन है कि यार आपको कुछ नहीं आता, रेफरेंस कौन से यहाँ नहीं आने वाली चीज नहीं है। मैं कह रही हूँ जो मेरिट पे है वो भी आपका इंटरव्यू क्लियर कर चुका है, और जिसके पास आपका रेफरेंस है यार इसको हायर करो, वो भी क्लियर कर चुका है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? जिसका रेफरेंस है। क्यों? मतलब ये देखें, एक मैं आपको बात कह रहा हूँ, और रेफरेंस कब तक काम करे? 15 दिन। जब वो जाएगा तो दूसरे नंबर पे वही बंदा है। लेकिन आपने फर्स्ट चॉइस रेफरेंस वाले को आप इस चीज से समझ आप आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। कुछ ट्रूथ हैं जो आपको समझने पड़ते हैं कि बेटर। मिसाल के तौर पे आपकी कौम को पता है कि कतार में नहीं लगती है ही मसला। आपको पता है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो और एक सफ में खड़े हो गए, और आपको मस्जिद में जाने की ट्रेनिंग इस वजह से दी जा रही है कि आप में नज़्म ज़ब्त है। लेकिन आप बाहर गाड़ियाँ अपनी बाइकें कभी यूँ डालते हो, गाड़ी ऐसे पार्क कर देते हो, पीछे जो आ रहा है उससे कोई गलती नहीं है, मुझे अभी नमाज पढ़नी, तो आपने कुछ नहीं सीखा था, आपका दीन ने कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी अपनी सही पार्क करो, चप्पलें सही जगह उतारो और जाके नमाज पढ़ो, तो आपकी वो नमाज करामत है। कंपेयर ये कि बाहर खड़ा होकर आपको गालियां दे रहा है कि यार वो गाड़ी खड़ी करेगा चलेगा, मैं तो फैमिली के साथ हूँ, मुझे तो जान के साथ हूँ। ये कुछ ट्रूथ हैं जो आपको आपकी कौम के साथ हजम करने पड़ेंगे। पहली बात, मैं आपके साथ 200% एग्री करता हूँ कि यहाँ पर रेफरेंस बेस्ड चीजें चलती हैं। इसका सिर्फ एक जवाब है, देयरफॉर वी गाइस आर, देयरफॉर ये पार्ट है ना, इसको बांटने के लिए, ये जो गैप है ना, इसको बांटने के लिए भी आए। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग जब हम यहाँ मौजूद हैं, आपको इतनी फेवर करनी, हमारी बात गौर से सुनो, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका रेफरेंस बन रहा है, आप सबका रेफरेंस बन रहा है, ठीक है। आप उसामा के रेफरेंस से, आप एप्टेक के रेफरेंस से, आज आप लोगों के पास कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं जहां पर आप लोगों की इंडस्ट्री के लोग आपके साथ आके आपकी नेटिव लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे हैं, आपके मसले सुन रहे हैं। ये आप यकीन करें, ये फैसिलिटी हमें नहीं थी। हम कैसे पहुंचे हैं, ये एक जर्नी है जो कभी जब हम शेयर करने पे आएंगे तो शायद आपको 1.5-2 घंटे सुनना पड़ेगी हमारी बात। आप लोगों के लिए बहुत आसानी है, ठीक है। डेफिनेटली आपके आने वाली जनरेशन जो होगी उसके लिए और आसानी होगी, लेकिन उनके क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे? क्या हम इतना सीख जाएंगे कि हम बाहर सही पार्किंग खड़ी करके अंदर जाएंगे? क्या हम कतार बनाना सीख जाएंगे? क्या हम जो है वो एक बिरयानी के ब्रेड पे बोर्ड देना भूल जाएंगे? तो ये दो सवाल सर, मेरा क्वेश्चन आपकी बात से रिलेटेड है। आपने ये बात की थी कि मेरे पापा का बंदे के बहुत अंदर तेज है। कोई टैलेंट होता है। जिस तरह एक बंदा मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन ज्यादा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो अपने अंदर की टैलेंट को बंदा किस तरह पहचाने अगर बहुत जगहों पे क्यूरियस है? क्यूरियोसिटी खत्म से वो बंदा कैसे पहचाने कि अंदर मेरे कौन सा आपकी सवाल मुझ पे है। मेरा सवाल है, मैं बताना चाहूँ कि मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ लास्ट लोग को फायदा क्या है इसमें बैठने का? जो सवाल था वो भी लें ताकि हम साथी जवाब कह रहे हैं। कोई और सवाल? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें सेशन प्रोवाइड किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक सिंपल था कि हम अभी, मैं तो बिगनर हूँ बिल्कुल, मुझे आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं। इंटरनेट ऑफ थिंग में जो है वो मैं एडमिशन हो गया मेरा,
और लर्निंग पीरियड तो है, आप थोड़ी सी सजेशन अगर दे दें कि मुझे किस तरफ जाके कौन सी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी बिल्कुल आईटी में ओके थोड़ी सी अगर गाइडलाइन दें। तो आपका भी मोरल है यही सवाल था कि क्या गाइडेंस आपको भी चाहिए थी? सर मैंने ये बात पूछी कि कि आपने आपको एक्सप्लोर कर दिया। अपने आप को एक्सप्लोर वो भी देखो ना IOD के एक चीज जो बिलाल साहब